प्रिय विद्यार्थियों, ये पिछली बार हमने आपको एक वीडियो बनाया था स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आज का जो हमारा वीडियो है यह कक्षा 6 से 8, 9, 10, 11, 12 इवन ग्रेजुएशन लेवल कंपटीशन के पर्पज से और स्काउटिंग के पर्पज से। जैसे कि चैनल का नाम है जाग्राफी एंड स्काउट, तो इसमें स्काउट के भी पर्पज से है, आपके सिलेबस के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से और स्काउटिंग के भी पर्पज से बनाए हैं। अगर पूरा देखने के बाद इस पर कुछ आप अपना विचार देना चाहते हैं तो अपने विचार जरूर दीजिएगा। टॉपिक है रेल मार्ग, रेलवे के बारे में अक्सर हमने देखा है कि गेज शब्द आता है, जिसके बारे में बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। हिंदी में बड़ी लाइन कौन सी है, छोटी लाइन कौन है, मीटर लाइन कौन सी है, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसलिए हमने आज का अपना टॉपिक चुना है रेल मार्ग। ये बड़ी लाइन है क्या चीज, कैसे इसको जाने कि बड़ी लाइन है कि छोटी लाइन है, ब्रॉड गेज है कि मीटर गेज है। लिखने के तो हमने लिख दिया है कि बड़ी लाइन ब्रॉड गेज जो 1.676 मीटर चौड़ी हो, मीटर लाइन में वो 1 मीटर, छोटी लाइन नैरो, इसको नैरो गेज कहते हैं, 0.61 मीटर, 610 मीटर। अब बोलेंगे तो बोल दिया, आप लोग भी पढ़ लिए होंगे कि बड़ी लाइन छोटी लाइन इसकी चौड़ाई क्या है। लेकिन कहाँ इसको जानते हैं, कैसे, किस जगह ये चौड़ाई किसके बीच की दूरी है। तो अब जान लें, जब रेलवे पर आपने देखा रेलवे है तो दो पटरियों के बीच एक पटरी यहां जा रही है, दूसरी पटरी यह है, इसके बीच की ये जो लिखा गया है, जो गेज वर्ड किया गया बड़ी लाइन छोटी लाइन, अगर इसके बीच की दूरी सीधा समझ लीजिए 1 मीटर है तो हो जाएगा मीटर गेज। सामान्य शब्दों में रटने के बजाय अगर 1 मीटर है तो मीटर गेज, मीटर लाइन। 1 मीटर से ज्यादा है तो बड़ी लाइन ब्रॉड गेज, 1 मीटर से कम है तब नैरो गेज छोटी लाइन है। ये तो समझने के लिए हो गया है। और पूरी जानकारी के लिए 1 मीटर से ज्यादा मीन्स 1.676 मीटर, 1 मीटर से कम का मतलब हो गया 0.610 मीटर। मतलब दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी है, इसी बेस पर बड़ी लाइन, छोटी लाइन और मीटर लाइन कहा जाता है। यह असल में जो इंजन की क्षमता होती है उसके बेस पर एक लाइन बनाई जाती है। अब बात आती है कहाँ पर छोटी लाइन बनेगी, कहाँ पर मीटर लाइन बनेगी, कहाँ पर बड़ी लाइन बनेगी। तो जब पटरियों के बीच की दूरी कम होगी, इसका मतलब डिब्बे भी छोटे होंगे, और जब पटरियों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो डिब्बे चौड़े भी होंगे, बड़े भी होंगे। अब बताइए, अगर ऊंचाई पर चढ़ना हो तो वहां पर इंजन पर ज्यादा लोड पड़े, कम लोड पड़ेगा, ज्यादा लोड पड़ेगा। अगर प्लेन कोई समतल भाग है वहां पर इंजन को चलने में कम लोड पड़ेगा। तो जहां पर समतल भाग होगा वहां पर डिब्बे भी ज्यादा बड़े बना दिए जाएंगे, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, तब भी लोड नहीं पड़ेगा, इंजन आराम से ढुलाई कर सकता है। इसलिए मैदानी भागों में, इस पर नोट कीजिएगा, बड़ी लाइन सबसे ज्यादा कहां बनेगी, मैदानी भाग की, पठारी भाग की, पर्वतीय भाग, सबसे ज्यादा मैदानी भाग में। क्योंकि मैदान में ये तो रेलवे लाइन बिछाना सबसे मेन चीज है कि इंजन पर भार नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा सामान हो सकता है। अगर उसके डिब्बे चौड़े भी होंगे, डिब्बों की लंबाई बढ़ जाएगी, डिब्बों की संख्या बढ़ जाएगी, तब भी इंजन पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा और ज्यादा सामान ढुलाई हो सकती है। इसलिए बड़ी लाइन यह मैदानी भागों में बनाई जाती है। ठीक, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पटरियों के बीच की दूरी कम की जाती है, जिससे कि डिब्बे भी छोटे बनेंगे। मेन पर्पज क्या है कि आसानी से सामान की ढुलाई ऊपर तक हो सके। और तो जब पठारी से पहाड़ी भाग पहुंचेंगे, ऊंचाई पर जैसे चलेंगे, तो ऊंचाई पर बताइए बड़ी लाइन बनेगी, छोटी लाइन बनेगी,
पहाड़ों पर हमेशा छोटी लाइन बनाई जाएगी, बड़ी लाइन नहीं, जिससे कि छोटी लाइन बनने पर उसमें डिब्बे भी छोटे लग सकें, उनकी चौड़ाई बनने में संख्या कम हो और सामान की ढुलाई भी आसानी से हो सके। तो निष्कर्ष क्या निकला कि बड़ी लाइन पर मैदान बनेगी, मीटर लाइन पठारी भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी लाइन। और कैसे जानेंगे, हमने आपको सामान्य तरीका बता दिया। 1 मीटर है दूरी तो 1 मीटर, तो मीटर गेज 1 मीटर से ज्यादा है ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन 1 मीटर से कम है तो छोटी लाइन। अभी बात आई कि कहाँ बिछाई जाएगी, कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी देखिए कोंकण रेलवे कंपटीशन के पर्पज से 12th क्लास में भी है, 10th में नहीं है, 12th क्लास में भी है कोंकण रेलवे। और कंपटीशन में पूछा था कोंकण। अब है क्या चीज कोंकण। अब आप इस मैप पे देखिए, भारत के मानचित्र मैप में ये 2 तट है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आपने पढ़ा होगा, अगर इसको बीच से 2 भागों में बांटे पश्चिमी तट को, तो जो ऊपरी वाला हिस्सा मतलब उत्तरी हिस्सा, आपकी अब जनरली आप लोग ऊपर और नीचे वाला बोलते हैं, इसलिए आप ये शब्द बोल रहे हैं। उत्तरी हिस्सा ये बोला जाए कोंकण तट का, इसको कोंकण तट, कोंकण कोस्ट। और जो नीचे वाला हिस्सा है मतलब दक्षिणी हिस्सा पश्चिमी तट का, अगर पश्चिमी तट को 2 भागों में बांटे तो आधा नीचे, तो उत्तरी हिस्सा होगा कोंकण तट, दक्षिणी हिस्सा होगा मालाबार तट। ऐसे पूर्वी तट को अगर 2 भागों में बांटे तो जो दक्षिणी हिस्सा होगा इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। आपने पढ़ा होगा जलवायु वाले चैप्टर में कि भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ होती है, तो उसका आंसर रहता है कोरोमंडल तट। और इस तट का जो उत्तरी हिस्सा होगा उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। फिर समझिए, पश्चिमी तट के 2 हिस्से, उत्तरी हिस्से को कोंकण तट, दक्षिणी हिस्से को मालाबार तट, पूर्वी तट के 2 हिस्से कर दिए जाए तो उत्तरी सरकार तट और इधर कोरोमंडल तट। अब देख कोंकण रेलवे, अब बताइए कोंकण रेलवे किस तट पर होगा। अगर हम पूछते हैं कि कोंकण रेलवे उत्तरी सरकार तट पर होगा कि कोरोमंडल तट पर होगा कि मालाबार तट पर या कोंकण तट पर, तो सीधा से उत्तर होगा इसका मतलब कोंकण रेलवे कोंकण तट पर होगा। तो अब आपको बात समझ कि कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तट पर है। इतना ध्यान बैठ गया। एक पिक्चर आप बहुत फेमस हुई थी, बॉम्बे टू गोवा। अगर इस पिक्चर को याद रखिएगा, बॉम्बे टू गोवा, इसे आपको कोंकण रेलवे मालूम पड़ जाएगा। ये मुंबई दिखाई पड़ रहा, गोवा दिखाई पड़ रहा है, इसको जोड़ते हुए जा रहे हैं। अगर ये पिक्चर आपको याद रहेगा तो आपको कोंकण रेलवे भी याद रहेगा। मुंबई से होते हुए गोवा को जोड़ते आगे कर्नाटक जा रही है। यह 3 राज्यों को जोड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। अब किन किन स्थानों को मुख्यतः जोड़ती है, कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक जा रही है। रोहा स्थान है महाराष्ट्र में, फिर गोवा और कर्नाटक में मंगलौर तक। यह स्टार्टिंग और एंड प्लेस 3 राज्यों को जोड़ रहा है। इसकी मेन खासियत क्या है, मेन विशेषता क्या है। लंबाई इसकी लगभग 760 किलोमीटर। यह इस रेलवे मार्ग पर लगभग 146 नदियों को पार करता है। 2000 के आसपास पुल हैं और 91 के आसपास सुरंग बनी हुई है। और यह रेलवे जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर से है, उससे होकर गुजरती है। तो कोंकण रेलवे के बारे में जानकारी हो गई। कोंकण रेलवे भारत, यह कंपटीशन में भी आता है, 12th क्लास में भी है, 10th क्लास में नहीं है। अब रेलवे के बारे में एक और कहता है, एक क्वेश्चन आता है, रेलवे ने भारत की विभिन्न संस्कृतियों को एक कर दिया है या भारत की एकता को बढ़ाने में सहयोग देता है। रेलवे कैसे सहयोग देता है, रेलवे द्वारा भारत की संस्कृति कैसे जुड़ेगी, भारत की एकता कैसे जुड़ेगी। रेलवे भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं, रेल मार्ग पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इसमें सभी धर्मों के लोग जा रहे हैं, सभी जातियों के लोग जा रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले सब एक दूसरे जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से रेलवे भारत की विभिन्न संस्कृतियों को एक में जोड़ता है।
एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, फिर बस में भी तो सब लोग यात्रा करते हैं, बस के बारे में इसको क्यों नहीं कहा गया, सड़क मार्ग बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा गया? यह प्रश्न बुक में नहीं है, लेकिन आपके मन में संदेह हो सकता है। तो इसका जवाब यह होगा कि जो सड़क मार्ग है, जो बस है, तो उसमें संख्या बहुत कम होती है। बहुत बड़ी बस होगी तो 50 लोग, 52 लोग, 55 लोग। दूसरे, उतनी लंबी दूरी तक नहीं जाते हैं। बसों की दूरी नहीं होती कि एक स्टेट से शुरू करके दूसरे कई स्टेट होते गुजरती जाए, बहुत कम ऐसा होता है, रेयर। लेकिन जो ट्रेन रूट होता है, या जितने भी ट्रेन रूट हैं, या जितने भी रेलवे आप देखिए, जितने भी मेल ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वो ज़्यादातर कई राज्यों से होकर गुजर रही हैं। डिब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंजर भी होते हैं। इसलिए रेलवे को कहा गया कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों को ये आपस में जोड़ता है, या भारत की राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, रेलवे को कौन से प्रभावित करते हैं, सड़क मार्ग को कौन से प्रभावित करते हैं, यह नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आगे आप क्या चाहते हैं हमसे, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको लगेगी, या हमारी क्या कमी रही या अच्छाई क्या रही टीचिंग इसको बनाने में, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।